Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute मलपुरा। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में हम प्रोसेस की बात चली और प्रोसेस के अंदर टॉपिक है हमारा आज शेड्यूलिंग क्यू। आज शेड्यूलिंग क्यू की बात करें तो ये आप जानते हैं कि जो प्रोसेस होता है हमारा वो मेन मेमोरी में होता है और मोर देन वन प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में शिफ्टेड होते हैं और जिसको एलटीएस लेके आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। ठीक है ना। अगर कि बात करें हम इफ वी वांट टू गो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस वी विल डू सम शेड्यूलिंग और अरेंजेस। हम जैसे ही किसी प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के लिए हम रन करेंगे तो हमें कोई ना कोई शेड्यूलिंग या अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है ना। अब वी नो दैट ईच प्रोसेस मेंटेन देयर ऑन पीसीबी। ये सब आप जानते हैं कि हर प्रोसेस अपना एक ऑन पीसीबी रखता है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसके अंदर। व्हेन वी कॉन्टेक्ट स्विच, अगर हम कॉन्टेक्ट स्विच करते हैं वी विल सेव द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्ट मतलब जो है उसके एट्रीब्यूट्स को वो सेव करता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया होगा। ठीक है ना कि वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है उसकी, तो उसमें क्या है वो अपने आप के जितने एट्रीब्यूट्स हैं इंफॉर्मेशन है पीसीबी की वो सेव करता है। ठीक है ना। ओल्ड की और न्यू की लोड करता है, ओल्ड की सेव करता है। ठीक है ना। अब बात करें हम इफ ऑल प्रोसेस इन मेन मेमोरी एंड देर इज अ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है ना। अगर वो प्रोसेस मेन मेमोरी में है, वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन है, देर इज कॉल्ड द रेडी क्यू। उसे हम बोलते हैं रेडी क्यू। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाया रखा है फिगर के अंदर, देखिए रेडी क्यू का मतलब है ये जो है हमारा मेन मेमोरी है। ठीक है ना। दैट इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है। इस मेन मेमोरी में हमारे सारे प्रोसेस हैं और जब प्रोसेस मेन मेमोरी में आते हैं तो हम उसे बोलते हैं रेडी क्यू। ठीक है ना। तो ऑल द प्रोसेस अरेंज इन द क्यू यूज द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना। जहाँ सारे प्रोसेस अगर वो क्यू में रेडी क्यू में आ गए हैं, प्रोसेस जब हमारे मेन मेमोरी में आ गए हैं तो कोई ना कोई एक डेटा स्ट्रक्चर की कोई ना कोई टेक्निक तो होगी जिसके थ्रू हम उसको अरेंज कर सकें हम इसके अंदर मेन मेमोरी में। तो बात करते हैं नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, बात करते हैं लिंक लिस्ट की बात करते हैं हम। तो नॉर्मली सिंगली लिंक लिस्ट की बात चलती है कि उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें अरेंज करते हैं मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है ना। और मेन मेमोरी में अरेंज क्या करते हैं, इनकी पीसीबीज इंफॉर्मेशन को हम लिंक लिस्ट के मैनर में सेव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस फिगर में बना रखा है, देखिए पीसीबी जो है इसको मैंने लिंक लिस्ट के मैनर के अकॉर्डिंग इसको मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है ना। कौन सी है, सिंगल लिंक लिस्ट है हमारी ये। ठीक है ना। अब सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में जैसा आप जानते होंगे इसमें एक हेडर पॉइंटर होता है। ठीक है ना। वो पॉइंट आउट किसको करता है, वो पॉइंट आउट करता है वो फर्स्ट स्टार्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करता है जो हेडर पॉइंटर होता है। तो इसमें देखिए मैंने इसमें हेडर पे दो पॉइंट लिए हुए हैं, एक हेडर है एक टेल है इसके अंदर। तो पहला जो हेड है वो उसको फर्स्ट पीसीबी को वो क्या कर रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहा है। अब पीसीबी के अंदर पॉइंटर वेरिएबल जो होगा वो उसको पॉइंट आउट करेगा और सेकंड उसके सेकंड पीसीबी के पॉइंट आउट वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल को करेगा। और सीधे सीधे ये एन पॉइंटर अगर मान लीजिए 10 पीसीबी है तो सीधे सीधे हर एक स्टार्टिंग पॉइंट वेरिएबल दूसरे पॉइंट वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल को वो पॉइंट आउट करेगा। ठीक है ना। अब जो बात करें हम टेल की, टेल जो काउंट करता है, टेल जो पॉइंट आउट करता है वो लास्ट पीसीबी के एंड पॉइंट को वो हमारा टेल पॉइंट जो है उसको वो पॉइंट आउट करता है। ठीक है ना। और जो मैंने लास्ट में ये देखिए ये जो बना रखा है मैंने, ये जो एरो ये जो कर रखा है मैंने, इसका मतलब अर्थिंग जो कर रखी है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए लिखा है एंड लिंक लिस्ट। यहाँ पे एंड जो हमारी लिंक लिस्ट जो है हमारी एंड आती है, सारे के सारे प्रोसेसर की जो पीएसबी है वो कंप्लीट हो जाती है हमारी। ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा कि हमारे पीसीबी को अरेंजमेंट हमने किस तरीके से कर रखा है, शेड्यूलिंग क्यू क्या है, इस क्यू को हम कैसे शेड्यूल करते हैं, रेडी क्यू में किस तरीके से होता है हमारा जो हमारा हेडर टेल जो हेडर होता है वो किस अरेंज फॉर्मेट में होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में वर्क करता है हमारा ये। ठीक है ना। पीसीबी को हम लिंक लिस्ट के मैनर में हम अरेंज करते हैं। ठीक है ना। जो हेडर्स के अंदर जो पॉइंट होते हैं हमारे हेड और टेल जो होता है वो हेडर किसको पॉइंट आउट करता है, वो पॉइंटर वेरिएबल को करता है हर पीसीबी के, और सेकंड पीसीबी के नेक्स्ट पीसीबी पॉइंटर वेरिएबल को करता है। दैट मीन्स इस तरीके से ये सभी अरेंजमेंट में लगे होते हैं। दैट इज कॉल्ड द रेडी क्यू। इस रेडी क्यू में डिसाइड कौन करता है वो आपको बता चुके हैं, शॉर्ट टर्म प्रोसेसर जो होता है शॉर्ट टर्म वाला वही इसको डिसाइड करता है कि किस पीसीबी को किस प्रोसेस को हमारा एग्जीक्यूट होना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन पीसीबी की इस तरीके से हमारी हर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन हमारी एक तरीके से आप बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर के रूप में हमारी लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर के रूप में हमारी सेव रहती हैं। ठीक है ना। कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
हमारी रेडी क्यू पहुंचती है आपका मेन मेमोरी के अंदर, जैसे रेडी क्यू में आते हैं हमारे सारे, सेम चीज़ हमारी और भी क्यू होती हैं जिसके अंदर हमारे प्रोसेसर जो हैं वो क्यू में आते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट क्यू। मान लीजिए किसी प्रोसेस को प्रिंटर की आवश्यकता है, मान लीजिए दूसरे प्रोसेसर को भी प्रिंटर की आवश्यकता है, मान लीजिए तीसरे प्रोसेसर को भी प्रिंटर की आवश्यकता है, मान लीजिए चौथे प्रिंटर को भी प्रिंटर की आवश्यकता है। तो दैट मीन्स कि क्या है, सारी की सारी इस प्रिंटर की इनपुट आउटपुट जो है हमारी, इसकी भी एक क्यू होगी, उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी कमांड पहले प्रोसीड होनी है और कौन सी कमांड सेकंड नंबर पे प्रोसीड होनी है। दैट मीन्स वहाँ पर भी इसकी क्यू बनेगी। सेकंड में किसी कारण से मान लीजिए कोई प्रोसेसर हमारा वेटिंग में जाता है और किसी कारण से दूसरा प्रोसेसर भी वेटिंग में जाता है, सेम चीज़ अगर नए नंबर ऑफ प्रोसेसर अगर हमारे वेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर वेटिंग क्यू भी बनती है। जैसे रेडी क्यू बनी है ऐसी हमारी इनपुट आउटपुट क्यू, वेटिंग क्यू और भी अदर क्यू बनती है, सस्पेंडेड क्यू बनती है हमारी, ठीक है ना। और भी हमारी क्यूज, सारी क्यू हमारी, कई सारी क्यू बनती हैं इस तरीके से हमारी, ठीक है ना। तो अब हम इस फिगर की बात करें, ये जो फिगर लिया है मैंने गैल्विन से लिया हुआ है। इस फिगर पे बात करें तो आप देखिए कि जो ऊपर मैंने फिगर बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये रेडी क्यू पहले की तरह ही है, ठीक है ना। इस रेडी क्यू के बाद ये हमारे P0, P1, P2, P3 हमारे जो हैं ये हमारे एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमने रखे हुए हैं हमारे, जैसे मैंने पीछे आपको फिगर में बनवाया था कि लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट की तरह हमने इसे मैनेज कर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए STS क्या क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा क्या करता है, हमारा प्रोसेस को पिक करता है एक को, ठीक है ना। अब प्रोसेस यहाँ से पिक होगा तो प्रोसेस शेड्यूलर का काम आ गया, वो प्रोसेस शेड्यूलर हमारा STS वाले प्रोसेसर का काम आ गया। उसने P0 को स्विच किया यहाँ से, पिक किया यहाँ से और CPU को उसने भेज दिया यहाँ। अब CPU ने उसको क्या किया, रन किया प्रोसेसर को। जब उसे प्रोसेसर को CPU रन कर रहा है, मान लीजिए उस वक्त उसे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए इसको डाल देगा। वो जैसे ही डाल देगा P1 को उठाएगा, उसको भी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो उसे भी इसी में डाल देगा। अगर इनपुट आउटपुट क्यू बन जाएगी कि हमें किस चीज़ की इनपुट की आउटपुट की हमें ज़रूरत है, उस तरीके से वो जब तक इस क्यू में रहेगा, वो जब तक कि वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, बार बार इसी क्यू में आएगा अगर इनपुट आउटपुट की जरूरत होगी उसको, ठीक है ना। सेकंड, मान लीजिए कोई प्रोसेस हमारा CPU के लिए रनिंग में गया है, रनिंग होने के बाद अब ये आप जानते हैं कि हर प्रोसेस का एक टाइम स्लाइड होता है, टाइम टाइम वेरिएशन होता है कि ये जो है इतने टाइम तक ही CPU में रहेगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ से। टर्मिनेट में दैट मीन्स कि वहाँ से ये स्विचिंग, कॉन्ट्रैक्ट स्विचिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो टाइम स्लाइस हमारा होता है, हर एक प्रोसेस का टाइम स्लाइस होता है। अब मान लीजिए वो प्रोसेस कोई P0 यहाँ पे आया, उसका टाइम स्लाइस कंप्लीट हो गया, तो टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया। वो टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड होने के बाद वो दोबारा से रेडी क्यू में चला गया वो, ठीक है ना। मान लीजिए कोई प्रोसेस है, फॉर्क के चाइल्ड, फॉर्क, आप अभी फॉर्क की डेफिनेशन नहीं समझेंगे। फॉर्क का मतलब होता है, ये यूनिक्स के अंदर यूज होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन बता देते हैं। फॉर्क का मतलब होता है कि आप फॉर्क, कोई प्रोसेस सेम प्रोसेस बनाता है, सब प्रोसेस बनाता है अपना, दैट इज कॉल्ड द फॉर्क। फॉर्क का मतलब है कि सेम प्रोसेस अपना एक चाइल्ड प्रोसेस बनाना, दैट इज कॉल्ड द फॉर्क, ठीक है ना। फॉर्क के चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड को क्रिएट करना, सेम सारी कॉन्फ़िगरेशन वही होंगी, दैट मीन्स का रिपीटेड और सेम एज इट इज़ लाइक दैट अ प्रोसेस की तरह ही उसका एक चाइल्ड प्रोसेस ही बन जाता है। तो वो जब तक वेट करा जब तक उसका चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। जब उस पेरेंट्स का चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा तब तक वो वेट करेगा। तो दैट मीन्स कभी कभी प्रोसेस क्या होता है, अपना एक फॉर्क प्रोसेस बनाता है, वो फॉर्क प्रोसेस बनाने के बाद जब तक उसका वो जो है चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या है यहाँ पर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेट फॉर इंटरप्ट, और इंटरप्ट अकर का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश फोर्सफुली कोई CPU में एरर आ गया, हमारा इंटरप्ट होता है हमारा, तो वो कहाँ पर चला जाएगा, वो यहाँ पर इंटरप्ट के अंदर वेटिंग फॉर द इंटरप्ट में आ जाएगा, और इंटरप्ट अकर जब तक होता रहेगा जब तक कि वो दूर नहीं रहेगा। आप देखिए इस फिगर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक जो मेरा कहने का है कि कोई भी क्यू में आता है, चाहे किसी भी कारण से वो प्रोसेस हमारा टाइम स्लाइस की वजह से एक्सपायर होता है, या फॉर्क चाइल्ड की वजह से हमारा रुकता है, या वेट फॉर द इंटरप्ट की वजह से रुका हुआ है। आप देखिए सारा की सारा इस क्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी कोई फॉल्ट हो या जब भी क्यू में आएगा, वो प्रोसेस हमारा कहाँ पर लौट के आएगा, वो प्रोसेस हमारा लौट के आएगा, वो रेडी क्यू में आएगा हमारा प्रोसेस। रेडी क्यू ही रेस्पॉन्सिबल है कि वो उस प्रोसेस को CPU के पास भेजेगा, और जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही उसके अंदर से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो क्या करेगा, CPU से रन करेगा, रन कराने के बाद उसको प्रोग्राम को वो टर्मिनेट कर देगा। जैसे ही टर्मिनेट करेगा, सबसे बड़ी चीज़ है जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा उसकी PCB भी रिलीज हो जाएगी,
और जैसी पीसीबी रिलीज हो जाएगी दैट मीन्स की प्रोसेस उसी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस के लिए जगह खाली हो जाएगी और हमारा एलटीएस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से उसे मेन मेमोरी में शिफ्ट कर देगा। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये। चिल्ड्रन क्यू, थैंक यू।